हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास। और ये हमारी क्लास 52 है और इससे पहले हम 51 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 14 सितंबर 2022 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे यहाँ पर? तो आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज के संस्थापक हैं और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बम्बई में, ठीक है, जिसे अब मुंबई कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, ठीक है। दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। दयानंद सरस्वती इन्होंने नारा भी दिया था। तो इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो दिया था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ओके, फिर बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यह समाज सुधारक थे, ठीक है, यह समाज सुधारक थे। इन्हें बंगाल में नारी शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह योगदान के लिए इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ठीक है। फिर बात करें बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लोकमान्य तिलक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी माना जाता है, ठीक है, भारतीय अशांति का जनक माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई, ठीक है ना, 2 पत्रिकाएं चलवाई थी। कौन कौन सी? तो एक चलवाई थी केसरी, जो कि मराठी भाषा में, और मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो ये 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो ये की थी बेलगांव, ठीक है, यानी कि पुणे में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक यह लाल बाल पाल की तिकड़ी में के सदस्य थे, ठीक है, लाल बाल तिकड़ी के यह सदस्य थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। फिर बात करें राम मोहन रॉय। तो राम मोहन रॉय इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, ठीक है, राम मोहन रॉय को, ठीक है। राम मोहन रॉय इन्होंने पत्रिका शुरुआत की थी। कौन सी पत्रिका थी? तो इनकी पत्रिका थी मिरात उल अखबार, ठीक है, इसकी शुरुआत की थी राम मोहन रॉय ने। और इन्होंने समाचार पत्र की शुरुआत भी की थी, ठीक है ना, समाचार पत्र था इनका संवाद कौमुदी, ठीक है, पत्रिका थी इनकी मिरात उल अखबार और समाचार पत्र था संवाद कौमुदी, ठीक है। राम मोहन रॉय इन्हें
राजा की उपाधि दी गई थी, ठीक है, राजा की उपाधि दी गई थी। तो इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें उपाधि ये दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, जिसके कारण इन्हें राजा राम मोहन रॉय भी कहा जाता है, ठीक है। और राम मोहन रॉय इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने कब? तो ये की थी 1815 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 में, ठीक है। आत्मीय सभा की 1815 में और ब्रह्म समाज की 1828 में स्थापना की थी राम मोहन रॉय ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देशव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देशव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड यह है श्वेत क्रांति को, ठीक है ना, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। और इसके जनक कौन थे या वास्तुकार श्वेत क्रांति के जनक और ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार? तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, यह श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ओके, फिर देशव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1970 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1970 में। वर्ष 2028 में किन दो भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 2008 में किन दो भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था कन्नड़ और तेलुगु को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया था? शास्त्रीय भाषा, तो सबसे पहले दर्जा दिया गया था तमिल को, ठीक है, तो यह 2004 में दिया गया था। फिर उसके बाद संस्कृत, तो संस्कृत को 2005 में। फिर उसके बाद मलयालम, ठीक है, तो मलयालम को दिया था 2013 में, ठीक है। 2008 में दिया था कन्नड़ और तेलुगु को, फिर उसके बाद मलयालम को दिया था 2013 में। फिर उसके बाद उड़िया को 2014 में, ठीक है। तो शास्त्रीय भाषा तमिल को 2004 में, संस्कृत को 5 में और मलयालम 13 में और उड़िया 14 में। फिर उसके बाद 2024 में, ठीक है ना, 2024 में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है मराठी को, पाली को, प्राकृत को और असमिया और बंगाली को, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 भाषाओं को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अब हमारे पास कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ठीक है, तो कितनी भाषा शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 11 हैं, ठीक है ना, 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। 2024 में 5 भाषाओं को दिया गया था, कुल मिलाकर हमारे पास 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डैश एक उपयुक्त दर्पण है जिसका उपयोग सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जा सकता है। तो यह एक उपयुक्त दर्पण जिसका उपयोग सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है, तो यह है अवतल दर्पण। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्वपोषी अपने भोजन को किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो स्वपोषी अपने भोजन को संग्रहित करते हैं स्टार्च के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? तो 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो यह जोड़ा गया था जो माता पिता या अभिभावक हैं वह अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बाढ़नी बच्चे हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके,
तो 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। ओके, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में शुरू किया गया कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान स्कूलों में डैश आयु वर्ग की लड़कियों के नामांकन और रिटेंशन को बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखता है। तो भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में शुरू किया गया कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव यह अभियान स्कूलों में 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं या लड़कियों के नामांकन और रिटेंशन के बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 कोश होते हैं और 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन? तो इनमें से किस तत्व में 3 कोश और 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं मैग्नीशियम में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद बराबर डैश भागित श्रम। तो अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद भागित श्रम। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुल उत्पाद भागित श्रम। ये अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में तो यह नियुक्त किया गया था मदन मोहन त्रिपाठी को। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो यह है मैग्नीशियम। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में डैश को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में 31 अक्टूबर को, ठीक है, राइट आंसर है सी, 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कौन थे? तो यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्हें सरदार की उपाधि कब दी गई थी? तो ये दी थी बारदोली सत्याग्रह की औरतों ने। ठीक है ना, बारदोली सत्याग्रह के समय वहाँ की औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ओके, तो इसलिए 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है? तो कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है? तो यह दर्शाता है रासायनिक कीटनाशक। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने संसाधन समिति नैदानिक सेटिंग्स में डैश का पता लगाने के लिए एक नवीन अत्यधिक सटीक पोर्टेबल फिर भी उपयोगकर्ता हितकारी किफ़ायती और गैर आक्रामक उपकरण विकसित किया है। तो किसका पता लगाने के लिए? तो ये किया गया है मुख कैंसर का पता लगाने के लिए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1972 में शुरू हुई पश्चिम बंगाल की अरवारी परियोजना के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? तो 1972 में शुरू हुई पश्चिम बंगाल की अरवारी परियोजना के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? तो ये थे डॉक्टर ए के बैनर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर ए के बैनर्जी। ओके,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कथन गलत है। सबसे पहला है इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो ये तो सही है। फिर है इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और मूर्तियों के सांचे बनाने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। फिर है इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, तो यह कथन गलत है। फिर है इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत कथन है ऑप्शन सी, इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृत भाषा से निकटता से जुड़ी है और बौद्ध धर्म ग्रंथों तथा साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है। तो कौन सी मध्य भारतीय बोली है जो कि संस्कृत भाषा से निकटता से जुड़ी है और बौद्ध धर्म ग्रंथों तथा साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है। तो ये है पाली भाषा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी पाली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। तो इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। तो इनमें से आवर्त नियम है तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक फलन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ओके, नेक्स्ट है यदि किसी परिनालिका में घुमावों फेरों की संख्या बढ़ जाती है तो यदि किसी परिनालिका में घुमावों फेरों की संख्या बढ़ जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। नेक्स्ट है जब एक पेंसिल को पानी में डुबोया जाता है तो क्या होता है। तो जब एक पेंसिल को पानी में डुबोया जाता है तो पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो एक विद्युत ट्रांसफार्मर यह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए। तो यह किए गए थे 5। ठीक है ना, 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे, यानी कि IIT। ठीक है, तो 5 ये शुरू किए गए थे। सबसे पहले कौन सा शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया था। तो ये किया गया था, सबसे पहले शुरू किया गया था IIT खड़गपुर। ठीक है, IIT खड़गपुर। इसे कब बनाया गया था, यह स्थापित किया गया था ये 1951 में। ठीक है, फिर उसके बाद IIT मुंबई। ठीक है, IIT मुंबई 1958 में। फिर IIT मद्रास 1959 में। फिर IIT कानपुर 1959 में। और फिर 5वीं है IIT दिल्ली, तो ये हुई थी 1961 में। ठीक है ना, तो ये 5 शुरू किए गए थे। ठीक है ना, संस्थान खड़गपुर, मुंबई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली। और प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली। तो यह चली थी 1951 से 1956 तक यह चली थी और यह हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है ना, हेरोडोमर मॉडल पर यह आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ओके, नेक्स्ट है अगस्त 2022 तक भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। तो यह ये कौन सा अनुच्छेद कहता है संविधान का। तो ये कहता है अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24। राइट आंसर है ऑप्शन
डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दिए गए द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पाद X और Y की पहचान करें। तो दिए गए विस्थापन में उत्पाद वे X और Y की पहचान, तो PbNO3 2Aq प्लस 2KlAq। तो X और Y हमें इसकी पहचान करनी है, तो X की जगह पर आएगा PbL2S और फिर Y की जगह पे आएगा 2KNO3Aq। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीतू घंगास ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो नीतू घंगास ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो यह जीता था इन्होंने मुक्केबाजी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुक्केबाजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। तो किस शहर में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसमी विज्ञान संस्थान स्थित है। तो यह स्थित है पुणे में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। और इसे कब स्थापित किया गया था। तो 1992 में से स्थापित किया गया था, ठीक है, पुणे में। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्थलीय जानवरों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। इन जानवरों में श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है अपनी सतह के माध्यम से विसरण, तो ये सत्य है। फिर है उनके पास गैसों के आदान प्रदान को सक्षम करने वाली कोमल और नाजुक सतह होती है, तो यह भी सही है। फिर है उनके पास हवा के प्रभाव के लिए मार्ग हो सकते, तो ये भी सही है। फिर है उनके पास कम सतह क्षेत्र लेकिन शोषण के लिए भारी रक्त प्रवाह होता है, तो यह कथन गलत है। तो इनमें से जो सही है तो वो है ए, बी और सी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ए, बी और सी, यह कथन सत्य है। ठीक है, स्थलीय जानवरों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, तो इन जानवरों के शोषण के बारे में ए, बी और सी कथन बिल्कुल सत्य है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कथन गलत कौन सा है। सबसे पहले है पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और जो एक 3 कार्बन अणु है, तो ये सही है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ऑक्सीजन से अधिक घुलनशील है, तो ये भी सही है। फिर है एल्वियोली की दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक विस्तृत नेटवर्क होता है, तो ये भी सही है। फिर है शोषण वर्णक स्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, तो यह गलत है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से गलत कथन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो ये होती है प्रतिरक्षा तंत्र। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत की ओर से FIDE 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की आधिकारिक मेजबानी अधिकार प्राप्त करने के लिए अन्य अधिकारियों के साथ कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी उपस्थित था। तो अन्य अधिकारियों के साथ इसमें भारतीय शतरंज खिलाड़ी उपस्थित था, तो ये थे विश्वनाथ आनंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वनाथ आनंद। इन्हें 1988 में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। ठीक है, ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने जीता था विश्वनाथ आनंद ने, और ये पहले भारतीय थे। ठीक है, पहले भारतीय थे जिन्होंने शतरंज में ग्रैंड मास्टर खिताब जीता था 1988 में। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र जो कि क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, तो ये है ट्रोपोपॉज। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फर्म के लिए स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। तो फर्म के लिए स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है संपत्ति कर, बीमा, किराए का पट्टा या रखरखाव एवं मरम्मत। तो इसमें से जो कि स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, तो ये है रखरखाव एवं मरम्मत। राइट आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रबड़ नीति 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में प्राकृतिक रबड़ का डैश सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राष्ट्रीय रबड़ नीति 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, भारत दुनिया में प्राकृतिक रबड़ का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है तो ये है मृदा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर चर्चा करता है? तो कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर चर्चा करता है? तो यह है अनुच्छेद 111। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सभी पंचायत संस्थाओं में आरक्षित कुल सीटों में से कम डैश सीटें अनुसूचित जातियों या जैसा भी मामला हो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो आरक्षित कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें अनुसूचित जातियों या जैसा भी मामला हो अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1/3। नेक्स्ट है, N2 के मामले में अणु होते हैं। तो नाइट्रोजन के मामले में अणु होते हैं तो ये होते हैं 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच ये इसमें अणु होते हैं तो 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच तहरे बंधन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच तहरे बंधन। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।